हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बासी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। हम आगे बढ़े उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आज क्या है खास इस विशेष पेशकश में। आगे आपको दिखाएंगे कैसे हाथरस की लड़ाई दंगों की साजिश तक पहुंच गई है। आपको हम दिखाएंगे कि वेबसाइट जो ये कह रही थी जस्टिस फॉर हाथरस, सरकार उसके पीछे किस तरह की साजिश देख रही है। हाथरस की बेटी को इंसाफ देने के नाम पर बनी इस वेबसाइट का दरअसल मकसद क्या था। और साथ ही आपको दिखाएंगे हाथरस पीड़िता के परिवार को क्यों लग रहा है डर, क्यों गांव छोड़ना चाहता है पीड़ित परिवार। लेकिन इन खबरों से पहले देखिए रफ्तार के साथ देश और दुनिया की 100 खबरें। हाथरस कांड को लेकर बड़ा खुलासा, दंगे की बड़ी साजिश रचे जाने का शक। यूपी सरकार के मुताबिक एंटी सीएए की तर्ज पर जातीय हिंसा की थी साजिश। कई वेबसाइट यूपी सरकार के निशाने पर, रातों रात कसा शिकंजा, छापेमारी शुरू होते ही बंद हो गई वेबसाइट। जस्टिस फॉर हाथरस नाम के सोशल मीडिया हैंडल पर जांच एजेंसीज को मिली कई आपत्तिजनक सामग्री। इसी साइट से मिले साजिश के कई अहम सुराग। एंटी सीएए उपद्रव की हिंसा में शामिल रहे पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों पर हाथरस कांड में वेबसाइट तैयार कराने का शक। बहुसंख्यकों में फूट डालने और राज्य में नफरत फैलाने की थी साजिश। वेबसाइट पर मिले बेहद आपत्तिजनक कंटेंट, यूपी सरकार ने किया दावा। हाथरस कांड को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। उपचुनाव के लिए समीक्षा बैठक में बोले साजिश का पर्दाफाश करें कार्यकर्ता। आदित्यनाथ ने हाथरस की वारदात को षड्यंत्र बताया, कहा सांप्रदायिक दंगा भड़काने की थी साजिश। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे के आड़ में विकास रुकेगा। रविवार को हाथरस में प्रदर्शन करने वाले भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर पुलिस की कार्रवाई, 400 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज। हाथरस में पीड़िता के गांव में सवर्ण जाति की पंचायत, योगी सरकार की अब तक की कार्रवाई को लोगों ने ठहराया सही। खौफ में जी रहा है हाथरस का पीड़ित परिवार, आज तक को सुनाया दर्द, सरकार से सुरक्षा की मांग। जी हमें अपनी सुरक्षा का डर है, हमें बहुत ज़्यादा भय हो रहा है क्योंकि अब हमें अब तो और ज़्यादा डर लग रहा है। हमें चाहते हैं कि अब सेफ जगह पहुंचे तो सही रहेगा। पीड़ित परिवार ने एक बार फिर दोहराई न्यायिक जांच की मांग, कहा रिटायर्ड जज के निर्देशन में सामने आए सच्चाई। केंद्र की एजेंसी क्या कहना चाहिए? नहीं संतुष्ट। नहीं संतुष्ट। आज भी पीड़ित परिवार से मिलने वाले नेताओं का सिलसिला जारी। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे आप सांसद संजय सिंह। हाथरस को लेकर सियासी उड़दंग, पीड़ित परिवार से मुलाकात के बहाने समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने दिखाई ताकत, पुलिस ने भांजी लाठियां। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर टूटा पुलिसिया कहर, पीड़िता के घर के बाहर हुड़दंग करने पर चली लाठियां। विपक्षी नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई पर मायावती बोली, लाठीचार्ज निंदनीय, सरकार बदले अपना अहंकारी और तानाशाही रवैया। डीएनडी पर प्रियंका गांधी से हुई बदसलूकी से जुड़े वायरल तस्वीर की जांच, नोएडा पुलिस ने एसीपी रैंक के अधिकारी को सौंपी जिम्मेदारी। हाथरस कांड को लेकर जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के पार कांग्रेस का 2 घंटे का मौन व्रत। हाथरस कांड में रेप को लेकर अलीगढ़ के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की राय अलग। अस्पताल ने मानी थी रेप की बात, नेहरू मेडिकल कॉलेज ने नकार दी रेप की बात, फॉरेंसिक विश्लेषण का दिया हवाला। कांग्रेस हाथरस मामले पर जारी रखेगी मुहिम। दिल्ली कांग्रेस के मुखिया अनिल कुमार राजघाट पर आज करेंगे सत्याग्रह। उदित राज भी करने वाले हैं न्याय मार्च, कुछ ही देर में करने वाले हैं हाथरस कूच। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाथरस केस को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले पॉलिटिकल पर्यटन का पारिवारिक पैकेज चल रहा है। पंजाब दौरे पर राहुल गांधी के दौरे का आज दूसरा दिन, संगरूर और पटियाला में कृषि कानून के खिलाफ करेंगे ट्रैक्टर यात्रा। रविवार को मोगा में हुई राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चलाया ट्रैक्टर, सीएम कैप्टन अमरिंदर भी साथ बैठे नजर आए। राहुल की रैली में दूसरे ट्रैक्टर पर नजर आए नवजोत सिंह सिद्धू, दीपेंद्र हुड्डा ने चलाया दूसरा ट्रैक्टर।
नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर उठाए सवाल, पूछा क्यों नहीं अपनी एमएसपी दे सकती है कैप्टन सरकार। मंगलवार को हरियाणा भी जाने की तैयारी में राहुल, हरियाणा सरकार के खिलाफ भी हल्ला बोल की कोशिश। महाराजगंज में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, बहला फुसलाकर ले गया था दरिंदा। कौशाम्बी में दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात, 15 दिन बाद दर्ज हुई रिपोर्ट। सीतामढ़ी में नाबालिग से गैंगरेप, शुरुआती जांच में पुष्टि, जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर में परिचित युवक ने होटल में बुलाकर किया रेप, आरोपी की तलाश जारी। हैदराबाद में 10 लाख की कीमत का गुटखा बरामद, विदेशी सिगरेट भी की गई जब्त। करनाल में किसानों से बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राहुल पर साधा निशाना, कहा उनके पास कोई काम नहीं है। कांग्रेस के जवाब में पठानकोट में बीजेपी ने निकाली ट्रैक्टर रैली, कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए प्रदर्शन। पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी, जलंधर में रेल ट्रैक पर लगाया जाम। तरनतारन में किसानों ने भटिंडा नेशनल हाईवे टोल प्लाजा किया बंद, कृषि कानून को लेकर नाराजगी। हरियाणा के अंबाला में कृषि कानून का विरोध, दिल्ली अमृतसर हाईवे और दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक पर डाला डेरा। बिहार बीजेपी नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक, जेपी नड्डा के आवास पर होगी चर्चा। फडणवीस, भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी भी होंगे शामिल। बैठक में सीटों का बंटवारा और एलजेपी के अलग होने की बात की रणनीति पर होगा मंथन, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द। बिहार चुनाव के लिए एनडीए आज कर सकती है सीटों का ऐलान, सूत्रों के मुताबिक जेडीयू बीजेपी में 50-50 फॉर्मूले पर सहमति। बिहार इलेक्शन पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी, शाह और नड्डा समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। सीटों के बंटवारे पर हुई चर्चा। बिहार एनडीए में जबरदस्त फूट, अकेले चुनाव लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी। संसदीय बोर्ड की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। नीतीश के विरोध में खुलकर सामने आई एलजेपी, चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने का ऐलान। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट स्लोगन के साथ एलजेपी लड़ेगी चुनाव। चिराग बोले उनके विधायक पीएम मोदी को करेंगे मजबूत। चुनावी गहमागहमी के बीच बिहार के पूर्णिया में आरजेडी नेता की हत्या, 3 नकाबपोशों ने घर में घुसकर मारी गोली। आरजेडी के बागी नेता शक्ति मलिक के मर्डर पर मुश्किल में आरजेडी के बड़े नेता, केहर थाने में तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 6 लोगों पर हत्या की साजिश का केस दर्ज। जेडीयू नेता का संगीन आरोप, कहा आरजेडी के टिकट बिक्री उद्योग की वजह से हुई शक्ति मलिक की हत्या। बिहार में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी, दरभंगा बिहार पुलिस का फ्लैग मार्च। एमपी में कंप्यूटर बाबा की लोकतंत्र बचाओ यात्रा पहुंची अशोकनगर, 100 साधु यात्रा में हैं शामिल। बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप ने राहुल और प्रियंका को बताया राजकुमार और राजकुमारी, कहा इन्हें सिर्फ यूपी की घटना दिखती है। तृणमूल के बुजुर्ग विधायक की जुबान फिसली, विवादास्पद बयान में पीएम मोदी की तुलना रावण से की। हाथरस की घटना को लेकर रायबरेली में कांग्रेस का प्रदर्शन, 5 घंटे तक चलाई मुहिम। हाथरस घटना को लेकर आसनसोल में प्रदर्शन, तृणमूल कांग्रेस ने फूका पीएम मोदी और सीएम का पुतला। हाथरस रेप कांड की गूंज, साउथ में भी सीपीआई ने किया प्रदर्शन। इंदौर में उपचुनाव से पहले कांग्रेस का सियासी आरोप, 850 फर्जी वोटर्स के नाम लिस्ट में दर्ज करने की चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। दतिया में आज चुनावी रैली करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ, सिर्फ 100 लोग रह पाएंगे मौजूद। दुर्गापुर में खेती कानून के समर्थन में बीजेपी ने निकाली रैली, पीएम मोदी को कानून बनाने के लिए किया धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी नेता की हत्या, हमलावरों ने की 20 राउंड फायरिंग। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप, बीजेपी नेता की हत्या की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सड़क पर लगाया जाम। उन्नाव में 18 साल के लड़के के पेट से डॉक्टर ने निकाला 250 ग्राम लोहा, पेट दर्द की शिकायत पर किया ऑपरेशन। दिल्ली में 2 बाइक सवारों पर हमला, जीवी रोड इलाके में हुई वारदात। राजस्थान के नए डीजीपी भूपेंद्र सिंह का बेतुका बयान, बोले इंटरनेट की वजह से बढ़े अपराध। यंग लोगों की बढ़ती संख्या भी है, बेरोजगारी भी हो सकती है। कुछ इंटरनेट पर जो उपलब्ध सामग्री है उसको देखकर जो प्रेरणा बच्चे ले रहे हैं, लड़के ले रहे हैं। ड्रग्स केस की जांच करने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और डिप्टी डायरेक्टर एमए जैन क्वारंटीन, केपीएस मल्होत्रा के संपर्क में रहने की वजह से फैसला। कई अन्य एनसीबी अधिकारी भी क्वारंटीन किए गए, केपीएस मल्होत्रा की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई की छापेमारी, कर्नाटक और मुंबई में 14 जगह पर रेड। देश भर में कोरोना ग्राफ में इजाफा, 24 घंटे में 74,442 नए मामले, कुल आंकड़ा 66,23,000 के पार। अब तक 55,86,000 लोग कोरोना से हो चुके हैं स्वस्थ। अभी एक्टिव केस की संख्या 9,34,427। देश भर में 4 अक्टूबर तक करीब 8 करोड़ कोरोना टेस्ट पूरे, आईसीएमआर ने जारी किए आंकड़े।
कानपुर में पेन फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे की वजह अब तक साफ नहीं। अकोला में भारत ऑयल इंडस्ट्री रिफाइनरी में आग, दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। नाबालिग बेटी से 3 साल से पिता कर रहा था रेप, शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजगढ़ में मां ने 4 साल के बच्चे का किया कत्ल, बच्चे की बीमारी से तंग आकर ली जान। सगे भाई पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप, रिपोर्ट में कहा गया मां भाई को बचा रही है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर के बाहर भिड़े श्रद्धालु और पुलिस, एक श्रद्धालु का फोन गायब होने पर हुआ बवाल। हावड़ा में 4 बेटों की मां बेघर, दर दर भटकने को हुई मजबूर, मंत्री ने बेटों से कहा मां को घर ले जाओ। बारामती में फोटोग्राफर की हत्या, शहर के बाहर सुनसान रास्ते पर हुई वारदात। छिंदवाड़ा के एक गांव में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल। देवरिया में ईंट भट्टे की मजदूर की चाकू मारकर हत्या, भाग रहे कातिल को लोगों ने मौके से पकड़ा। धान के खेत में लटक रही हाई टेंशन बिजली लाइन से एक की मौत, सिंचाई के दौरान करंट की चपेट में आने से हुआ हादसा। कौशाम्बी में कत्ल का मामला सुलझा, गिरफ्तार आरोपी से हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और 2 मोबाइल बरामद। मैनपुरी में 3 महीने पहले हुए कत्ल का खुलासा, आरोपियों की निशानदेही पर कंकाल बरामद। इंदौर में चोरी के आरोप में 11 महिलाएं गिरफ्तार, अब तक कई वारदातें करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, बदमाश के पास मिला अवैध हथियार। मऊ में गैंगस्टर मुख्तार के 3 गुर्गे गिरफ्तार, सरकारी जमीनों पर कब्जे की वारदात में थे शामिल। मथुरा में 11 साल के बच्चे की अगवा करने के बाद हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश। सिद्धार्थनगर में हेल्थ सेंटर की अजीबोगरीब लापरवाही, बिना सैंपल लिए एक शख्स को घोषित किया कोरोना पॉजिटिव। गोड्डा में मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने एक शख्स को पीटा, सरेआम बेरहमी से पिटाई की होगी जांच। वडोदरा में कोरोना के मामलों में कमी, प्रशासन ने पूरी तरह सतर्कता बरती। जोधपुर में अब तक 28,000 कोरोना के मामले, 35 दिन बाद सामने आए सही आंकड़े। मुंबई में आज से खुले रेस्टोरेंट, 50% क्षमता से खोलने की इजाजत। दिल्ली में बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर, आज पुअर कैटेगरी में आ सकती है दिल्ली की आबो हवा। दिल्ली के सीएम प्रदूषण पर आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक, एक्शन प्लान पर होगा विचार। खेती कानून को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री का सियासी दांव, बोले लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित हो एमएसपी, ऐसा हुआ तो बीजेपी कर लूंगा ज्वाइन। खंडवा में बीजेपी के प्रत्याशी की फुसली जुबान, खुद कांग्रेस के पंजे पर वोट देने की कर दी अपील। तरनतारण के अस्पताल की लापरवाही से गई घायल शख्स की जान, ऑपरेशन थिएटर की जगह जनरल वार्ड में किया था ऑपरेशन। एक और 11 में सबसे पहले बात हाथरस की करेंगे, क्योंकि इंसाफ की इस लड़ाई में सियासी दलों ने जबरदस्त मोर्चाबंदी कर रखी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस गए थे, टीएमसी नेताओं ने भी जाने की कोशिश की थी। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से अब अलग अलग पार्टियों के नेता लामबंद हैं इंसाफ की गुहार को लेकर। टीएमसी नेताओं को रोका गया था, वहीं भीम आर्मी भी पहुंच गई थी। धर्मेंद्र यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। यूपी के हाथरस ही नहीं बल्कि राजस्थान के भी कुछ शहरों में बेटियों के साथ अपराध हुआ, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर हल्ला बोल किया जा रहा है और आपको वहां की तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। आज बीजेपी राजस्थान में सड़कों पर उतरी है और राजस्थान में बेटियों के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर ये प्रोटेस्ट इस वक्त किया जा रहा है। शरद कुमार जयपुर से जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, बेटियों के खिलाफ अपराध के मामले में, खासतौर पर रेप के मामले पे राजस्थान 2019 के आंकड़ों के हिसाब से, एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से नंबर 1 है। क्या परिस्थितियां वहां पर दिखाई दे रही हैं और आज बीजेपी के इस प्रोटेस्ट में कौन कौन शामिल हो रहा है? यहाँ देखा जा सकता है मुख्यमंत्री निवास की तरफ जाने वाली सड़क पर बीजेपी के यहाँ पर हल्ला बोल हो रहा है। करीब 1 किलोमीटर का पूरा इलाका है जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको यह बात करना चाहेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है जो पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। जिस तरह से आज प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर, अब क्यों आप लोग इस तरह सड़क पर उतरे हो कोरोना काल में भी? देखिए, कोरोना काल से भी ज्यादा, संक्रमण से भी बड़ी चुनौती कोई है तो वो अपराधों की है। राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया। 4,35,000 मुकदमे 20 महीनों में दर्ज होना, ये अपने आप में बड़ी एक वानगी है इस सरकार के कामकाज की।
केवल 3,05,000 जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आईपीसी की धाराओं के मुकदमे हैं, उसमें 10% मुकदमे सिर्फ दलित महिलाओं के, दुष्कर्म के, हत्या के, डकैती के, बलात्कार के, 14.5% मुकदमे सिर्फ बलात्कार मिला बलात्कार है हाथरस में, वहाँ कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे हो। देखिए 20 महीनों का रिकॉर्ड तो ये कहता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया, इसलिए वो देश की राजनीति करते हैं, अपना घर तो संभालें, यहाँ के पीड़ितों को तो न्याय दें, और इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएंगे किस तरह का दृश्य है। यहाँ पर पूरे इलाके में मुख्यमंत्री निवास अशोक गहलोत के घर जाता है रास्ता, यहाँ से लेकर चारों तरफ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी ने आज हल्ला बोल कार्यक्रम रखा है, जिसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि 12 में सवाईमाधोपुर में जिस तरह से लगातार बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे लेकर यहाँ ठीक है, लौटेंगे शरद आपके पास, क्योंकि अब ये प्रदर्शन जो है देश भर में अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, वो कर रहे हैं, रेप के खिलाफ आवाज बुलंद करें। हाथरस में पीड़िता का परिवार खौफजदा है। आज तक के कैमरे पर हाथरस के पीड़ित परिवार ने अपना दर्द बयां किया। परिवार का आरोप है कि उनकी जान को खतरा है। ये परिवार अपना गांव छोड़ने तक की बात कर रहा है और सुरक्षा मांग रहा है। मम्मी मुझे जल्दी ले चल, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने अभी ना मेरे पैर तब तू खड़ी ना हो पाते, बेटा ठीक हो जाएंगे तब तो मम्मी मैं घर ठीक हो जाऊंगी, तुम मुझे ले चल। मेरे तो बोलने की हिम्मत ही ना, बोलने के बेटे के संग में जैसा करो का है। सोती मेरे साथ जाना चाहिए, मुझे नींद नहीं आती। बेटी की बातों को याद करती है तो माँ रोने लगती है। आंखों में आंसुओं का दरिया तैर जाता है और कलेजा कांप जाता है। बेटी का जैसे ही जिक्र आता है, पिता का गला रूंध जाता है। बेटी के बारे में बोलते हुए पिता की जुबान लड़खड़ाने लगती है। बेचारा भाई पूछने पर भी बता नहीं पाता कि बहन उसका कितना ख्याल रखती थी। बस बीते दिनों को याद करता है और चुप हो जाता है। बस एक भाभी है जो बीते दिनों को याद करती है और इस घर की बेटी के लिए इंसाफ की आस में आवाज बुलंद करती है। वही एक विश्वास दिला जाते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, आप कहोगे वैसा ही होगा। आपको विश्वास होता है? विश्वास ही तो नहीं हो रहा है। बातों बातों में हाथरस की निर्भया की मां बताती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्या कहकर बेटी घर से बाहर गई थी और फिर कभी इस घर की दहलीज में वापस नहीं लौटी। बस लौटी तो उसकी लाश, जिसे आखिरी बार देखना भी परिवार को नसीब नहीं हो सका। सब्जी बनाएगी, तोरे की सब्जी बनाई, आटा गूंद के रखी गई। तो भाभी क्या कहता है, अगर ललित सो जाता तो तुम कर लिया ना, मैं हवाला आ रही, मैं डाल लूंगी रोटी। उसी दिन खाना बना के गई, आटा गूंद के रखी गई। मैं आके अगर लली क्या कहते सो जाए ना, सो जाए लली तो कर लेना, नहीं मैं आके बना लूंगी, जो कह के गई भाभी से। हाथरस की निर्भया का ये परिवार आज गम, गुस्से और डर के साथ जीने को मजबूर है। परिवार को बेटी के खोने का गम है, प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है और अपनी जान का खतरा भी है। यही वजह है कि जिस गांव में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, वो गांव अब डराने लगा है। लिहाजा ये परिवार गांव को छोड़कर कहीं और जाना चाहता है और सुरक्षा चाहता है। जी हाँ, सुरक्षा की तो मांग है, क्योंकि हमें अब डर तो अभी जब पहले भी था, अब भी है, अब तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अब आप लोग चले जाएंगे, मैं डर तो रहेगा। क्यों? अब इसलिए चाहते हैं हम लोग यहाँ से कोई अपने सेफ जगह पर पहुँचे तो सही रहेगा। सूबे की सरकार की तरफ से भले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन पीड़िता का परिवार इससे संतुष्ट नहीं है। पीड़िता के पिता की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में मामले की जांच हो। आश्वासन दे रहे थे, मुख्यमंत्री जी बोल रहे कि आप चिंता न करें और आपकी जितने भी आरोपी हैं उनको मतलब इसमें मतलब बिल्कुल कतई वो बर्दाश्त नहीं है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
आज तक के कैमरे पर पीड़ित परिवार ने अपना दर्द बयां किया। परिवार ने अपनी आप बीती को आज तक की टीम के साथ साझा किया। पीड़िता के भाभी से जब नार्को टेस्ट कराने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परिवार को फंसाने की साजिश हो रही है। इससे पहले कभी पीड़ित परिवार का हुआ है? अगर हुआ होगा तो हम लोग भी सोच लेंगे। आपको लगता है ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप लोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग को जानबूझ के इस तरह की बातें जा रहे हैं, घुमा घुमा के हम लोगों को फंसाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इस घर की बेटी ने जब से दुनिया को अलविदा कहा है, ये परिवार गम के अंधेरे में डूबा हुआ है। मीडिया के कैमरे घर में पहुंचते हैं तो कुछ रोशनी नजर आती है, फिर कुछ देर बाद सब कुछ जैसे धुंधला सा पड़ जाता है। हाथरस के इस परिवार पर जो गुजरी है उसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। बस उम्मीद यही है कि इस परिवार को इंसाफ मिले और इनके आंसुओं का हिसाब हो। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, हाथरस आज तक। हाथरस में गैंगरेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता की मौत के बाद से लेकर अब तक सरकार का काफी कुछ एक्शन दिख चुका है। 5 पुलिस वालों को सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन एसआईटी जांच के बीच सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि पूरे मामले में जिला प्रशासन की मुखिया यानी डीएम अब तक क्यों बचे हुए हैं? डीएम को कौन और क्यों बचा रहा है? आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। दरिंदगी और दर्द से निढाल एक मजलूम परिवार जो पहले से डरा सहमा है, उसे धमकाकर लकीर पर लाने का जिम्मा खुद हाथरस के डीएम साहब ने अपने हाथों में ले लिया था, इस तुर्रे के साथ कि बहुत हो गई मनमर्जी, अब वही होगा जो हम चाहेंगे। यह है प्रवीण कुमार लश्कर, हाथरस के डीएम यानी आईएएस अधिकारी। हाथरस में जो अंधेर गर्दी मची उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार इन्हीं को माना जा रहा है, लेकिन डीएम किसी भी जिम्मेदारी से परे होकर साफ साफ बच निकले। उधर पीड़ित परिवार की हालत यह है कि वो डीएम की धमकी को याद करके थर थर कांप रहा है। हाथरस कांड में एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों में रहे डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों से खबर है कि एक तरफा कार्रवाई को लेकर आईपीएस एसोसिएशन खफा है। आईपीएस एसोसिएशन के मुताबिक एसपी पर कार्रवाई हो सकती है तो डीएम पर क्यों नहीं? अगर कोई लापरवाही हुई है तो अकेले पुलिस महकमा कैसे जिम्मेदार है, जबकि आदेश प्रशासनिक होते हैं और पुलिस महकमा उसे लागू करवाता है। मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है? हाथरस डीएम की कारगुजारियां पूरा देश देख चुका है। पीड़िता के परिवार के बगैर आधी रात को जबरन अंतिम संस्कार करवाया, मामले को तूल पकड़ता देख मीडिया को गांव नहीं घुसने देने का फरमान निकाला और फिर परिवार को खुद धमकाने पहुंच गए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। कानपुर कोर्ट में हाथरस के डीएम के खिलाफ याचिका दायर की गई है। कानून के जानकार और न्यायपालिका से जुड़े लोग भी बार बार कह रहे हैं कि जो भी हुआ इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी डीएम की है। जिस किसी ने भी ये किया है, जिस किसी ऑफिसर ने ये किया है, बी दैट होम मिनिस्टर, be that Director General Police, be that SP, be that DSP, be that magistrate, whosoever it is, जिस किसी ने भी ये किया है उसको immediately action लेना चाहिए for illegal confinement of innocent people। जिलाधिकारी द्वारा वहाँ के मीडिया कर्मियों से, वहाँ के तमाम प्रतिनिधियों से बदतमीजी की गई, ढकेला गया, बंधक बनाया गया। अब तक वो कार्रवाई से मुक्त क्यों है? सरकार भाग क्यों रही है? मुख्यमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? मुख्यमंत्री पूरे घटना पर पर्दा डालने में लगे हैं, इस्तीफा कब देंगे? लेकिन हाथरस के डीएम के पास न जाने कौन सा चिराग है जो उन्हें अब तक उनकी करनी के भुगतान से बचाता रहा है। हाथरस से राजेश सिंघल,
मौसमी सिंह, आशुतोष और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर इस वक्त राजस्थान में बीजेपी कर रही है प्रदर्शन और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता शरद भी लगातार इस प्रोटेस्ट को वहां पर कवर कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के खिलाफ ये हल्ला बोल इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों में जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध की खबरें वहां से आई हैं, बलात्कार की खबरें आई हैं, उसे लेकर ये प्रोटेस्ट इस वक्त बीजेपी का चल रहा है। शरद, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जबरदस्त प्रदर्शन, हाथ में बैनर पोस्टर लिए। अब महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर उतरी है इस वक्त। क्या अभी आप वहां पर देख रहे हैं शरद? नवजोत हम आपको दिखाना चाहेंगे, सतीश पूनिया को गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ से ले जा रही है। गाड़ी के बाहर देखिए, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है और पुलिस को गिरफ्तार करके नहीं ले जाने दे रही है, जिसके लिए करीब आधे घंटे से यहाँ संघर्ष चल रहा है। सतीश पूनिया जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री निवास तक जाएं। मुख्यमंत्री निवास पर जाने की कोशिश करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो गाड़ी के आगे आ गए हैं और इस तरह से यहाँ पर पुलिस के साथ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। पुलिस लगातार हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग जो है मुख्यमंत्री से मिलने की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और सतीश पूनिया की गिरफ्तारी नहीं होने दे रहे हैं, जिसके लिए ये आप लोग को गिरफ्तार करके ले जाए, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे आप? बता दीजिए। देखिए किस तरह से आगे का हम दिखाना चाहेंगे नवजोत आपको, गाड़ी के आगे किस तरह से माहौल है यहाँ पर। तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, पुलिस को यहाँ से गाड़ी को नहीं ले जाने दे रहे हैं, जिसके लिए लगातार यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। कई बार पुलिस ने बल प्रयोग किया है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता आज हाथरस में जिस तरह की घटना हुई है, कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, उसका बदला राजस्थान में लेना चाहते हैं, क्योंकि लगता है कि राजस्थान में जगह जगह बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उसे उठाया जाए राष्ट्रीय स्तर पर। इसे देखते हुए आज बीजेपी यहाँ सड़कों पर उतरी है और इस तरह से लगातार यहाँ पर पिछले 11 बजे से लगातार प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री निवास की तरफ जाने वाले रास्ते पर पूरी तरह से सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर रखा है और इस तरह से नारेबाजी हो रही है, पुलिस के साथ झड़पें हो रही है। लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि हाथरस में पुलिस के साथ संघर्ष हो रहा है दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, तो आज यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार के पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष चल रहा है और इस तरह से गिरफ्तारी भी नहीं होने दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, जिसे लेकर पुलिस लगातार यहाँ पर बल प्रयोग कर रही है। ये नजारा दिखा रहा है कि बीजेपी राजस्थान के बलात्कार के मामले को लेकर किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहती है, जिसके लिए यहाँ पर संघर्ष कर रही है बीजेपी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है। लगातार यहाँ पर जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो चल रहा है, कार्यकर्ता गाड़ी पुलिस की जाने नहीं दे रहे हैं और जो पुलिस है वो सतीश पूनिया को गिरफ्तार करके ले जाना चाह रही है। पुलिस सतीश पूनिया पर चार्ज लगा रही है कि कोरोना को देखते हुए धारा 144 लगा है और धारा 144 में इतने सारे लोगों को लेकर आए हैं, जिसे लेकर यहाँ पर संघर्ष कर रहा है। तो आधे घंटे से इसी तरह से गिरफ्तारी को लेकर माथापच्ची चल रही है पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। जयपुर की सड़कों पर यह नजारा देखा जा सकता है, जिस तरह से बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं रही है और राजस्थान में हर जगह से घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए समझा जा सकता है कि बीजेपी ने एक तरह से एक प्रदर्शन रखा है और प्रदर्शन के जरिए देश भर का ध्यान अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ ये आकर्षित करना चाहते हैं कि कांग्रेस हाथरस हो जा रही है, कांग्रेस बारा नहीं आ रही है, कांग्रेस सवाईमाधोपुर नहीं आ रही है, सीकर नहीं आ रही है, बांसवाड़ा नहीं आ रही है, जयपुर नहीं आ रही है। तो ये नजारा देखा जा सकता है कि पुलिस बल किस तरह से बेबस है बीजेपी कार्यकर्ताओं के आगे। बीजेपी के कार्यकर्ता गाड़ी के आगे बैठ गए हैं और गिरफ्तारी नहीं होने दे रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया धारा 144 के उल्लंघन का। नवजोत शरद, जिस तरीके से जो हाथरस की घटना थी उसे लेकर बीजेपी की सरकार को घेरा गया, उसके बाद संबित पात्रा ने कहा गया की तरफ से कि
सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों का अपराधी दिखता है, ममता को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम इस तरह का प्रदर्शन देख रहे हैं, क्योंकि 12 की जो घटना हुई थी उसको लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, बीजेपी में एक बात चल रही थी कि राजस्थान के आंकड़े लगातार जो देश भर में अगर नंबर 1 है, तो इस देश में नंबर 1 के आंकड़े के बावजूद राजस्थान में बीजेपी प्रदर्शन में पीछे क्यों है। यही वजह मानी जा रही है कि इस तरह से बीजेपी ने इतना बड़ा प्रदर्शन जयपुर में किया है। 12 में जिस तरह के उसके पिता कैमरे पर फूट कर रो रहे थे कि नाबालिग बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसके बाद से लगातार इस तरह से बीजेपी के अंदर ये चल रहा था कि दिल्ली में लगातार बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं कि राजस्थान क्यों नहीं जाते हैं कांग्रेस के नेता, और बीजेपी यहाँ प्रदर्शन नहीं करी। इसे देखते हुए यहाँ पर बीजेपी ने प्रदर्शन रखा है। बीजेपी और के कार्यकर्ताओं के आक्रोश का नतीजा है। राजस्थान शांत प्रदेश था, गहलोत जी के राज में राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। 4,35,000 मुकदमे 20 महीनों में, और उसमें भी आईपीसी के 3,05,000 मुकदमों में सिर्फ 10% मुकदमे केवल महिलाओं के प्रति दुष्कर्म के, आगजनी के, इस तरीके के डकैती, बलात्कार चल रहा है यहाँ पर। अब क्या क्यों आप लोग इस तरह सड़क पर उतरे हो कोरोना काल में भी? देखिए, कोरोना काल से भी ज्यादा, संक्रमण से भी बड़ी चुनौती कोई है तो वो अपराधों की है। राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया। 4,35,000 मुकदमे 20 महीनों में दर्ज होना, ये अपने आप में बड़ी एक वानगी है इस सरकार के कामकाज की। केवल 3,05,000 जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आईपीसी की धाराओं के मुकदमे हैं, उसमें 10% मुकदमे सिर्फ दलित महिलाओं के दुष्कर्म के, हत्या के, डकैती के, बलात्कार के। 14.5% मुकदमे सिर्फ उन दुष्कर्म। देखिए, 20 महीनों का रिकॉर्ड तो ये कहता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया, इसलिए वो देश की राजनीति करते हैं, अपना घर तो संभालें, यहाँ के पीड़ितों को तो न्याय दें, और इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। तो सर, आज ज्ञापन, इसके बाद ज्ञापन देने भी जाएंगे आप लोग? नहीं, ज्ञापन तो सब कलेक्ट्रेट पे देंगे, लेकिन हमने गवर्नर से समय मांगा। 1-2 दिन बाद हम लोग गवर्नर से मिलेंगे। आपको लगता है राजस्थान शरद लगातार वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शरद, स्टूडियो से नेहा और मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। शरद, हम जो तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं प्रदर्शन की लगातार, अब ये बताइए, जिस तरह से ये प्रदर्शन आज हो रहा है, इसे हाथरस से तो शरद जोड़ा ही जाएगा, क्योंकि वहां पर एक तरफ सरकार ये कह रही है कि विपक्ष जबरदस्ती इस मामले पर राजनीति कर रहा है, तो यहाँ पर जो पार्टी यूपी में सत्ता में है वो विपक्ष में है राजस्थान में। मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा, यह हाथरस का बदला राजस्थान से है। और जिस तरह से पहले दिन से लगातार बीजेपी के नेता इस तरह की बातें करते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी राजस्थान क्यों नहीं जाते, इसी बात को दिखाने के लिए आज बीजेपी के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले हैं और लगातार पुलिस से यहाँ पर संघर्ष जारी है। ये दृश्य दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी जो है वो दिखाना चाहती है कि राजस्थान में हालात कितने खराब हैं, और राजस्थान में खराब हालात के बावजूद जो कांग्रेस जो है यूपी की योगी सरकार को घेरने में लगी है। 12 में जिस तरह घटना हुई, देखिए वहां पर सांसद है दुष्यंत सिंह, लेकिन वहां बीजेपी का नेता नहीं पहुंचे थे। इसे लेकर बार बार अशोक गहलोत ये कह रहे थे बीजेपी नेताओं से कि अगर राजस्थान में कोई समस्या है तो वो प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं, और आज बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं तो पुलिस लगाकर उन्हें रोका जा रहा है। जिस तरह के हालात हाथरस में थे, उसी तरह के हालात जयपुर में देखने को मिले, जब यहाँ पर ये देखिए गाड़ी है प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की, जहाँ पर पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे, और ये इसी क्रम में यहाँ पर उन्हें रोका गया है। ये कह रहे थे कि हम लोग 5 लोग मिलना चाहते हैं, मगर 5 लोग भी नहीं मिलने दिए गए, जिसे लेकर यहाँ पर लगातार संघर्ष चल रहा था। जिंदाबाद। ये जो गिरफ्तारी हो रही है, आप कहाँ जाना चाह रहे थे, क्या कहना था आपका? नहीं, हम तो सरकार से मिलना चाह रहे थे, ये जवाब मांग रहे थे कि सरकार के पास 20 महीनों में अपराधों के आंकड़ों को रोकने का जवाब क्यों नहीं है, लेकिन ये
कभी हवाला देते हैं 144 का, कभी महामारी का, लेकिन राजस्थान में महामारी से भी ज्यादा बड़े अपराध हैं। गिरफ्तारी भी आसान नहीं है। लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो गाड़ी को घेरे हुए हैं और चारों तरफ से देखिए पुलिस की गाड़ी पर किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं। चारों तरफ से गाड़ियों पे खड़े हैं और उनको आगे आगे रोक रहे हैं। पुलिस किसी तरह से ले जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर सड़क पर संग्राम देखा जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच मीनाक्षी संग्राम चल रहा है। कहीं न कहीं आपने सही कहा, हाथरस का बदला राजस्थान में ले रही है बीजेपी, क्योंकि राजस्थान नंबर 1 है महिलाओं के क्राइम में। ठीक है, लौटेंगे आपके बाद शरद, नजर बनाए रखिए क्योंकि वहां पर गुत्थम गुत्थी इस वक्त कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच चल रही है। लाठीचार्ज की भी नौबत आ सकती है और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है, कोरोना संक्रमण के बीच इस तरीके का प्रदर्शन वहां पर इस वक्त राजस्थान के जयपुर में देखा जा रहा है। लेकिन हाथरस में इंसाफ की लड़ाई के बहाने दंगा भड़काने की साजिश थी, ये सवाल अब उठ रहा है। क्या हाथरस को जातीय दंगे की प्रयोगशाला बनाने का प्लान था? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हाथरस पर यूपी सरकार ने बड़ा दावा किया था। सरकार के मुताबिक हाथरस से पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मुहिम के नाम पर कुछ लोगों ने बड़ी साजिश रची थी। इस दावे के पीछे जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट है। आरोप ये कि इस वेबसाइट का मकसद ही यूपी में जातीय दंगे कराकर योगी और मोदी को बदनाम करना था। एंटी सीएए विरोध प्रदर्शन की तर्ज पर इस मुद्दे को फैलाने की साजिश थी। वेबसाइट के जो स्क्रीनशॉट्स आपके सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर लिखा है कि दंगा कैसे करना है, दंगे से कैसे बचना है, कहां दंगा भड़काना है, पूरी जानकारी दी गई है। विरोध प्रदर्शन की आड़ में चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी और इन सब के पीछे पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। जब जांच एजेंसीज की नजर इस वेबसाइट पर पड़ी तो रातों रात वेबसाइट बंद हो गई और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इसे लेकर बयान दिया। उनका यह कहना था कि उत्तर प्रदेश में विकास को रोकने के लिए और अशांति फैलाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में सीएए एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट हुए, उसी तरह के विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगे की साजिश हाथरस के नाम पर उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश थी और जैसे ही प्रशासन ने, पुलिस ने इस पर छापेमारी शुरू की, उसके बाद इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। आमतौर पर जब कोई पीड़ित परिवार राज्य पुलिस की जांच से असंतुष्ट होता है तो सीबीआई जांच की मांग करता है, लेकिन हाथरस केस में ऐसा नहीं है, जिसमें पीड़ित परिवार सीबीआई जांच के बजाय सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग कर रहा था। लेकिन यूपी सरकार ने हाथरस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। आखिर पीड़ित परिवार सीबीआई जांच के खिलाफ क्यों है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैम, सीबीआई नहीं चाहिए तो फिर कौन जांच करेगा? ये मुझे नहीं पता मैम, सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए सीबीआई। सीबीआई पे नहीं भरोसा, नहीं भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं हाथरस का पीड़ित परिवार बार बार कह रहा था कि उन्हें ना तो यूपी पुलिस की एसआईटी जांच पर विश्वास है और ना ही सीबीआई जांच पर, लेकिन यूपी सरकार को पूरा भरोसा है कि हाथरस केस का इंसाफ सीबीआई जांच से ही सुनिश्चित होगा। यूपी पुलिस की एसआईटी जांच पर भरोसा ना होने के लिए पीड़ित परिवार के पास वजहों की कोई कमी नहीं है। परिवार की मर्जी के बगैर पीड़ित लड़की का आधी रात में अंतिम संस्कार कर देना, जांच पूरी हुए बगैर फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर रेप न होने का ऐलान कर देना, पीड़ित लड़की के आखिरी बयान और परिवार के बयान पर सवाल खड़े कर देना, एसआईटी द्वारा पीड़ित परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से इनकार कर देना,
पुलिस वालों और डीएम द्वारा परिवार के लोगों को धमकाना और बयान बदलने का दबाव बनवाना, ये सब ऑन कैमरा है, किसी से छिपा नहीं है। जाहिर है एसआईटी जांच के दौरान पीड़ित परिवार का भरोसा तोड़ने वाली कई बातें हुई हैं। पीड़ित परिवार को डर है कि कहीं सीबीआई भी एसआईटी की तरह ही बर्ताव ना करे, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चाहता है। ये सीबीआई हाथरस में पहुंचेगी, इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो आप लोग को नहीं चाहिए? जी नहीं चाहिए। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या भरोसा नहीं है सीबीआई पे भी? सर सीबीआई पे नहीं भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं। सीबीआई की जांच के साथ यूपी पुलिस की एसआईटी भी जांच करती रहेगी और अलग से अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को देगी। एसआईटी की एक टीम शनिवार की रात को भी पीड़ित परिवार के घर गई थी और आज भी एसआईटी की टीम ने उसके घर जाकर पिता का बयान दर्ज किया है। पिताजी की थोड़ी सी जो है दिन भर से वो थके हुए थे जी, तो वो अभी इस स्थिति में नहीं थे कि मतलब वो एक बैठ के लंबा बयान दे पाए। तो उन्होंने ये कहा था कि जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो वो बता देंगे, तब हम आ जाएंगे, उनकी जब वो खबर करेंगे उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। वैसे अभी यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अब केंद्र सरकार सीबीआई जांच का आदेश देगी, इसके बाद सीबीआई केस दर्ज करेगी। यूपी पुलिस को अब तक की जांच के सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंपने होंगे। इसके बाद सीबीआई जांच शुरू कर देगी। सीबीआई सिर्फ पीड़िता के साथ हुए अपराध की ही जांच नहीं करेगी, बल्कि पीड़ित परिवार के आरोपों की भी जांच करेगी। पीड़िता के आखिरी बयान और परिवार के बयानों की भी जांच होगी। रात के अंधेरे में पीड़िता के अंतिम संस्कार के फैसले की भी जांच की जाएगी। पुलिस और प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को धमकाए जाने और दबाव बनाए जाने की भी जांच होगी। लेकिन अभी सीबीआई जांच शुरू होने में कुछ दिन लग सकते हैं। इस बीच एसआईटी की जांच ने तेजी पकड़ ली है। हाथरस के नए एसपी की अगुवाई में आज पहली बार एसआईटी की टीम मौका वारदात पर मुआयना करने पहुंची। हाथरस की घटना के बाद जहां एक तरफ एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई जांच होगी, उस बीच में नए जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यहां पर आए हैं, तो वो भी जगह का मुआयना करने के लिए आए। इस मामले में एसआईटी जो है वो भी पीड़िता के जो पिता हैं उनका भी बयान दर्ज कर रही है। और ये नए एसपी हैं जो यहाँ पर आए हैं आज उस घटनास्थल का मुआयना करने के लिए। सर, इस मामले में एसआईटी भी जांच कर रही है, आप भी आज आए हैं मुआयना करने के लिए। एसआईटी के संबंध में भी आपको बता देंगे। सर, हाथरस केस में पीड़ित परिवार ने अब तक जो कुछ सहा है उसमें यूपी पुलिस के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की बड़ी भूमिका है। लेकिन अब इस केस का सच सामने लाने की जिम्मेदारी सीबीआई के कंधों पर होगी। हाथरस से आशुतोष मिश्रा और तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस में एक अलग कहानी भी चल रही है। आरोपियों के पक्ष में समर्थन जुटाया जा रहा है, इसके लिए वहां पर महापंचायत हो रही है। ये लोग हाथरस केस में आए तथ्यों को सही नहीं मान रहे और इन्हें लगता है कि मामले में राजनीति की गई और सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि हाथरस की सोच में ये बंटवारा कितना खतरनाक है। तरफ गांव के लोग हैं और स्वर्ण समाज परिषद के लोग हैं जो कह रहे हैं वो बेगुनाह है, उनको झूठा मुकदमे में फंसाया गया है। और किस तरह से दलगत, दरअसल जातिगत राजनीति में बुरी तरह बटा हुआ ये इलाका अब नजर आ रहा है। हाथरस में दो खेमे हो गए हैं, यही चिंता की बात है। एक पक्ष पीड़ित का है, दूसरा पक्ष आरोपियों के समर्थकों का है। दूसरे पक्ष के समर्थन में भी लामबंदी हो रही है। बीजेपी के एक पूर्व विधायक के घर पर महापंचायत हुई। हम लोग अभी इस वक्त राजवीर सिंह पहलवान जो कि पूर्व विधायक है भाजपा के, उनके वहाँ ये सभा हो रही है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम अलग अलग समुदाय के लोग आए हैं। यहाँ पे मन से ये ऐलान किया जा रहा है कि जो योगी सरकार ने जो कार्रवाई की है, जो जांच की है, वो सही है और इससे जो है जांच के जो आदेश दिए हैं उससे निष्पक्ष जांच होगी, इसकी बात कही जा रही है। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि हाथरस केस में राजनीति हुई है। इस राजनीति की वजह से पूरा सच सामने नहीं आया। सीबीआई जांच से सच सामने आएगा। हमने जब प्रदेश सरकार को अपनी मांगे बताई कि दूध का दूध और पानी का पानी के लिए नारकोटिक्स होना चाहिए और सीबीआई जांच की आदेश होने चाहिए जिससे कि सत्य का सत्य पता लग जाए, और प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए, नारकोटिक्स के आदेश कर दिए, लाइव डिटेक्टर टेस्ट के आदेश कर दिए। उससे यहाँ पर जो सब लोग आए हैं वह प्रदेश सरकार के निर्णय से संतुष्ट हैं
और प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी जो मांग थी उसको पूरा किया। इस महापंचायत में बहुत लोग मौजूद थे। इसमें आरोपियों के परिवार वाले भी आए थे। उनका आरोप है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया, राजनीतिक दबाव डालकर नाम बढ़ाए गए। तो जब निर्दोष तो साबित है रो तो फिर हमारे बच्चा रिहा करी जाए। अब बिना बात क्यों रखे जा रहे हैं कटघरा? अरे बाद में जो जांच फांचते हैं तो बाद में होते रहेंगे। हमारे बच्चे ने रिहा करें। मांग कर रही हूँ मैं तो मेरा बच्चा निर्दोष है तो जेल में बंद करा, मुझे छोड़ के दो, मुझे छोड़ो ना उसे। यहाँ इस मंच से सबके सामने घोषणा कर रहा हूँ कि तीनों बच्चे उस दिन उस घटना में मौजूद नहीं थे और यह सीबीआई जांच भी ये सत्यता बताएगी। आरोपियों के पक्ष में ऐसी पंचायत पहले भी हो चुकी है। इसमें बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर पहलवान बहुत एक्टिव हैं। ये लोग हाथरस केस के तथ्य मानने को तैयार नहीं हैं और मीडिया पर गुस्सा निकाल रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे तमाम हाथरस के तमाम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। लगातार ये लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे और राजवीर सिंह से पूछते हैं। राजवीर सिंह जी, जो सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? आप लोग की क्या मांग है? क्या आप लोग हाथरस की पीड़िता के साथ खड़े हुए हैं? पहली बात तो ये है कि जिस दिन से ये प्रकरण हुआ है, प्रकरण के बाद मीडिया ने जिस तरह से इसको झूठा प्रसारित किया है कि ऐसी घटना हुई, बलात्कार हुआ। हाथरस की सोच का ये बंटवारा खतरनाक है। एक बारूद की तरह है। जाति के नाम पर राजनीति इसमें चिंगारी बन सकती है। नेताओं को इससे हर हाल में बचना चाहिए। हाथरस से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी के हाथरस में हर तरफ जबरदस्त हलचल है। पीड़िता का गांव जैसे छावनी में तब्दील हो चुका है। हर दिन हो रहे राजनीतिक दौरों को लेकर यहां कानून व्यवस्था संभालना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। हाथरस के इस गांव में हर तरफ हंगामा बरपा है। हमदर्दी के नाम पर सियासी रोटियां सेकने का खेल चल रहा है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के दौरे हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़पें हो रही हैं। विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी का शोर चल रहा है और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठियां तक बरसानी पड़ रही है। रविवार को हाथरस का ये गांव सियासत का अखाड़ा बन गया। एसपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ऐसे में अब यहां कानून व्यवस्था संभालना पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। एसआईटी जांच शुरू होने के बाद से हाथरस का ये गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। गांव के चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा बिठा दिया गया था और किसी को अंदर आने और बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। चारों तरफ से बढ़ते दबाव के बीच जैसे ही गांव से पहरा हटा तो यहां सियासी जमघट लगना शुरू हो गया। दिल्ली और लखनऊ से राजनीतिक पार्टी के नेता पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के बहाने गांव पहुंचने लगे। सैकड़ों कार्यकर्ता भी नेताओं के साथ गांव पहुंचे और पुलिस के लिए हालात पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वहीं पीड़ित परिवार के साथ दूसरे पक्ष की तरफ से भी लोग लामबंद होना शुरू हो गए हैं। रविवार को उस समाज की एक पंचायत हुई। इन सब के बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथरस की आड़ में सांप्रदायिक दंगों की साजिश की आशंका जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में इलाके की कानून व्यवस्था संभालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कहीं ऐसा न हो कि इंसाफ की इस लड़ाई में असामाजिक तत्वों को कोई अनहोनी करने का मौका मिल जाए। हाथरस से राजेश सिंघल, मौसमी के साथ आशुतोष मिश्रा,
आज तक। 1 और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।